अब सीधा रुख करते हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन की तरफ, जहां पर हम रोज आपके सामने हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ और आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। हम उम्मीद ये करते हैं कि हम आपके साथ हर उस कदम पर मौजूद रहें जहां पर कोई भी कानूनी समस्या किसी भी तरीके से आपके सामने आती है। और आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी भ्रष्टाचार निरोधक ये जो कानून है ये क्या है, इस कानून का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में कानून आपके सहायक हो सकता है और कानून कहता क्या है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको हमारी तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी या किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर फोन कीजिए, हम तक जुड़िए और बेहतर जानकारी हमारी तरफ से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता यतेंद्र चौधरी। यतेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना था जी। उस समय ये ज़रूरत महसूस की गई थी कि देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक ऐसा स्पेशलाइज एक्ट होना चाहिए। पहले भी कानून थे पर एक ऐसा स्पेशलाइज एक्ट होना चाहिए जिससे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके दिमाग में खौफ रहे कि अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आप इसमें कन्विक्ट हो सकते हैं, और एक स्पेशलाइज्ड हो। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है वो लागू होता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जी। फिर उसमें बात ये आती है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन लोग हैं। पब्लिक सर्वेंट वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जुड़े गए हैं। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है, जिसमें तमाम तरह की चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें कमीशन है, कॉरपोरेशंस है, कई सारे ऐसे एनजीओज है जो जिनकी फंडिंग डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उनके अधिकारी भी इसको पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। तो इसका दायरा बहुत बड़ा बनाया गया है जिससे किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे कि कोई बच के इसमें से निकल सके। अगर वो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसमें एटलीस्ट उसका ट्रायल चल सके। ठीक है सर, मैं जानना चाहूंगा कि आमतौर पर ये अवधारणा रहती है कि अगर सिर्फ पैसा का लेन देन हुआ है तो ही भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या अवधारणा सही है? क्या सिर्फ पैसे के लेन देन को ही भ्रष्टाचार के अंतर्गत रखा जाता है, या फिर आप किसी भी तरीके का अगर कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन किया जाता है तो वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है? देखिए, इलीगल ग्रेटिफिकेशन को सिर्फ पैसे से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। एक्ट में भी लिखा हुआ है अगर ऐसी पैसे के अलावा भी ऐसा कोई लाभ पहुंचा है तो वो भी उसी श्रेणी में आता है। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टीज अगर आपकी आय से ज्यादा है जी, जो लगभग आपकी आय लीगली बनती है उससे ज्यादा है, तब भी आप इसके तहत बुक हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही लेना है तभी ये एक्ट आएगा बीच में। जी, ठीक बात है सर। नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर जाते हैं तो बहुतायत ये देखा जाता है कि अधिकारी से अगर आपको कोई डायरेक्ट काम है तो बीच के जो चेन होती है वहां पर आपको कुछ ना कुछ उनको फायदा पहुंचा कर ही आपका काम आसानी से हो पाता है। तो ऐसी स्थिति को टालने के लिए या इससे जूझने के लिए हमारे पास अधिकार क्या रहता है? शिकायत हम कहाँ करें, कैसे करें? देखिए, ऐसी स्थिति अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आती है कि कोई सरकारी मुलाजिम आपसे पैसा मांगता है जी, तो आप सीधी सीधी उसकी शिकायत उसी डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उस मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप सीधी सीधी अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं और उसमें उसकी ट्रायल चलेगी। ठीक है, इस वक्त सर बरेली से रघुवीर हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। रघुवीर, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। चलिए रघुवीर, आपका नंबर हम तो पहुंच चुका है, हमारी तरफ से आपको जल्द कॉल की जाएगी, बेहतर सहायता आपके माध्यम से जरूर की जाएगी। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि नॉर्मल अब जिस तरीके से आम आदमी को अपने अधिकारों का जैसे जैसे पता चल रहा है, तो अगर कुछ आपसे बेनिफिट मांगा भी जाता है तो उसके तरीके बदल दिए जाते हैं, या तो आपका काम रोक दिया जाता है, आपके काम होने की स्पीड बहुत कम कर दी जाती है, अलग अलग तरह की फॉर्मेलिटीज करके आपको परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो दैट आपसे मांगा तो नहीं जा रहा, लेकिन मजबूरी आपकी है कि आपको देना पड़ेगा। तो अगर ऐसी दुविधाएं आपके काम होने के बीच में आती हैं तो क्या उसमें भी हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो सहायता आपकी करता है? देखिए, निश्चित रूप से सहायता तो करता ही है। पर उसके अलावा जो एक और कानून उसमें सहायता करता है वो है आरटीआई का कानून। जी, आरटीआई के तहत आप अपने मामले की जानकारी किसी भी अधिकारी से, किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं कि मेरा ये जो मामला है ये कहाँ तक पहुँचा, इसमें क्यों इतनी देर हुई, वो सब
उत्तर देने के लिए वो बाध्य है, वो उसमें बताएगा कि ऐसे ऐसे इसमें देरी हुई। तो चीजें बहुत है, सिर्फ ये है कि जागरूक हमें लोगों को बनाने की जरूरत है कि इनके सहारे आप अपने मामले को बिना किसी के बहकावे में आए आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, अगर कोई भी अधिकारी अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे होती है? देखिए, उसमें कार्रवाई के कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जिसके तहत वो कार्रवाई हो सकती है। कोई ब्राइब लेता है तो एक सेक्शन है, ब्राइब कोई किसी और को दिलवाता है तो उसमें सेक्शन है, कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज बना लेता है। जनरली ये सेक्शन 7 और सेक्शन 13 अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पढ़ेंगे तो उनके तहत आप किसी को भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बुक कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, उसके बाद उसके जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। जी ठीक है सर, ये तो बात हमने बात की रिश्वत लेने की बात अगर आपने की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना काम जल्दी कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है तो क्या जो संबंधित अधिकारी है उसके पास भी कुछ ऐसे कानूनी अधिकार हैं? देखिए, निश्चित रूप से रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। अगर कोई अधिकारी के पास रिश्वत की ऑफर लेके आता है, उसके पास भी अधिकार है कि वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है और उसमें मुकदमा चलेगा उनके ऊपर जी। और दूसरी बात, एक और चीज है, एक इसमें खास बात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दी गई है सेक्शन 19 के तहत। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी सरकारी अधिकारी को कहेगा कि इन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी है और उस पर मुकदमा चल जाएगा। पहले आपको उसी डिपार्टमेंट से सैंक्शन लेनी पड़ेगी, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, और वो जो डिपार्टमेंट है वो इजाजत तब देता है जब उसको प्राइमा फेसाई लगता है कि इस मामले में कुछ जान है जी। ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को रोकने के लिए, हरासमेंट को रोकने के लिए सेक्शन को डाला गया है। हाँ। तो जो अधिकार है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास भी है जी। ठीक है सर, फ्रिवलेस लिटिगेशन की आपने बात की, उसकी बात हम करेंगे। उससे पहले सुल्तानपुर से अजमत हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। अजमत, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। अजमत, आपका आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए अजमत, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। सर, जो आपने बात की थी फ्रिवलेस लिटिगेशन की, आपने ग्रेटिफिकेशन की आपने बात जो की थी, तो अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है या फिर कोई आप पर्सनल प्रॉब्लम मान लीजिए या फिर काम आपका सही तरीके से नहीं हुआ तो आपने सोचा भाई फला अधिकारी के ऊपर हम ऐसा मुकदमा दायर करा देते हैं, तो अगर मुकदमा गलत साबित होता है तो जो शिकायत दर्ज करता है क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है? देखिए, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई दर्ज होती है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो झूठा मुकदमा दर्ज करता है। ये जो सैंक्शन का प्रोविजन दिया गया है ये इसी को रोकने के लिए दिया गया है जी, कि जिससे हरासमेंट ना हो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो वो अपना काम फ्रीली कर सके, उनके ऊपर कोई दबाव ना रहे कि कोई भी शिकायत दर्ज कर देगा और उनके ऊपर तलवार लटक जाएगी जी। ठीक है सर, जो करप्शन होता है वो नॉर्मली पब्लिक मनी के अगेंस्ट ही होता है, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि करप्शन के जितने भी केसेस होते हैं वो बहुत लंबे समय वक्त तक खींचते हैं, तो क्या इसमें कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था होने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से जरूरत है। मैं खुद क्योंकि इसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ही 2 मुकदमे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के हैं, एक 1996 का और एक 1993 का है, जो अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है जी। तो बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो 20-30 साल चलते हैं और मुझे नहीं लगता उसके बाद उनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब रह जाता है जी। निश्चित रूप से स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, हाई कोर्ट में स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं कि इन तरह के केसेस को आप एक दिन में सुनेंगे, ये केस दिन स्पेसिफाई किया गया है, तो चीज़ें करी गई है, पर मुझे नहीं लगता वो सफिशिएंट है। इसमें और स्टेप लेने की जरूरत है जिसमें 1-2 साल के अंदर एक ट्रायल पूरा हो सके एटलीस्ट इन तरह के केसेस का। ऐसा करने की तो निश्चित रूप से जरूरत है। ठीक है, अब सर करप्शन के बेहद अब शुरुआती लेवल की बात करते हैं। अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, आपका कानून के मुताबिक 10,000 रुपये का फाइन बनता है, लेकिन वहीं पर आपको सेटिंग करके 1,000, 2,000 या 500 रुपये में आप अपने आप को छुड़वा लेते हैं, तो उसमें दोनों पक्ष इन्वॉल्व रहते हैं, जो देने वाला भी और लेने वाला भी। तो ऐसे वक्त में क्या उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो केसेस होते हैं आनंद जी, वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं ट्रैप केसेस, एक होते हैं विदाउट ट्रैप केसेस। ट्रैप केसेस में ये होता है कि आपके पास कोई सूचना आई, सरकारी तंत्र के पास कोई सूचना आई कि ऐसे ऐसे कोई रिश्वत मांग रहा है, तो वो ट्रैप एक जाल बिछा के और उसको जैसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ लेते हैं जी। एक होती है नॉन ट्रैप, जिसमें एक शिकायत करी जाती है और तब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको पाया जाता है। तो ये जो आपने एक एग्जांपल दिया है ट्रैफिक का, इसमें भी वो हो सकता है बुक, जो ट्रैफिक का जो हवलदार है वो उसमें बुक हो सकता है, क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर वो आता है।
अगर कोई कंप्लेंट जाती है और उसमें बात आगे बढ़ती है तो उसमें बुक हो सकता है 100%। ठीक है सर, लेकिन ये इतना नेक्सस इतना ज़्यादा संगठित है कि इसमें क्या हमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मतलब अगर आप किसी छोटी सी कार्रवाई में आपको गिरफ्तार किया जाता है, थाने से आप जमानत लेने जाते हैं, तो जो आपने बेल बॉन्ड जो आप भरेंगे वो तो आप भरेंगे ही, ऊपर से भी आपको वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी रहते हैं उनको आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आप सेल्स टैक्स की बात कीजिए, अगर आपको ट्रक को अपने निकालना है वहाँ से, तो आपको वहाँ पर अलग अलग नाके चौकियाँ बनी होती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा घुस चुकी हैं, तो क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत भी है या फिर मॉनिटर करने के लिए कुछ अलग से कमेटी बनाने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में कानूनों की तो कोई कमी नहीं है जी। नया कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूशन की जरूर कमी है। हाँ। कि चीजें ठीक ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। जी। जो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। लंबे समय से ये चलता आ रहा है। स्टेप्स उठाए भी गए हैं, कोर्ट की तरफ से भी स्टेप्स उठाए गए हैं कि इसमें कुछ जागरूकता आए और लोग अपने आप से आके और ऐसे केसेस के बारे में बताए। पर काफी काम करने की जरूरत है आनंद जी। कई एक विसल ब्लोअर एक्ट जो आने वाला है, हाँ। उसके भी ऊपर चर्चा कर सकते हैं जी। कि कई बार लोग समझते थे कि जी हम मामला अगर लेके जाएंगे तो ऐसा ना हो हम ही फंस जाए। हाँ। तो उनको उसकी भी प्रोटेक्शन का मामला चल रहा था, वो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और प्रिवेंशन एक्ट में तो वैसे काफी ब्रॉड है, जो एक्ट अपने आप में काफी ब्रॉड है जी। और काफी इसमें काफी ऑप्शंस है कि आदमी के बचने के रास्ते बहुत कम रहते हैं। ठीक है सर, एक और बहुत संक्षिप्त में समझना चाहूंगा कि अभी तक जो हमने बात की है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में, सब पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात की है, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो करप्शन होता है उसके बारे में बात की है। प्राइवेट सेक्टर की अपने अगर हम बात करें, जो कि बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर वहाँ पे करप्शन होता है तो क्या उसमें भी सुधार नहीं किया, सजा देने की गुंजाइश हमारे पास? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का प्राइवेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताऊँ आपको, 2016 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, सीबीआई वर्सेस रमेश गैली जी, जिसमें एक प्राइवेट बैंक के 2 बड़े सीएमडीज को सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज कराई थी तो 420 अन्य के साथ में उन्होंने इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा भी लगाई थी जी। उन्होंने उस मामले को चैलेंज किया। लोअर कोर्ट ने कहा कि इन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लग सकता क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉयज है। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी उनके फेवर में आया, पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा कि नहीं, बैंकिंग एक्ट के साथ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन मामलों में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जोड़ा जा सकता है। हाँ। और इन 2 प्राइवेट एम्प्लॉयज को, जो सीएमडी थे बैंक के, प्राइवेट बैंक्स के, उनको बुक किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। ये एक तरह का ऐतिहासिक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। हाँ। एक शुरुआत थी कि प्राइवेट जो सेक्टर है जहां पे करप्शन बहुत व्यापक है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से किसी एक्ट के अंडर में लाना चाहिए जिससे उस पर कुछ कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि प्राइवेट करप्शन जो प्राइवेट सेक्टर में है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तो जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारियां इस बारे में देने की। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी लोग जहां पे भी रहते हैं, अगर वो न्याय पाने में किसी भी तरह की असमर्थता महसूस करते हैं, किसी भी तरह की कमजोरी महसूस करते हैं, कोई कानूनी रास्ता ढूंढने में उनको कोई दिक्कत सामने आती है, तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए, आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपके लिए हर तरह की निःशुल्क कानूनी सहायता। नमस्कार।